गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, बाबा जयराम त्रिवेदी प्रशिक्षण महाविद्यालय नरहरपुर भादर अमेठी डीएलएड 2019 सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का विज्ञान शिक्षण में आज का मेरा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। आज हम लोग इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि श्वसन है क्या चीज, यानी कि श्वसन जीव कैसे करते हैं, इससे उन्हें क्या लाभ है, इसका प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए हम लोग समझते हैं। श्वसन, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो और चाहे वो वनस्पति हो, यानी कि पादप भी क्यों ना हो, प्लांट भी क्यों ना हो, पादप एंड एनिमल दोनों प्रकार के जीव जो होते हैं ये श्वसन करते हैं। यानी कि प्लांट और एनिमल सभी जो हैं वो श्वसन करते हैं। श्वसन करने से उनको क्या प्राप्त होती है? श्वसन करने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उनको श्वसन क्रिया के ही फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब किस प्रकार से ऊर्जा जो होती है, भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा, जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है। हम इसके परिभाषा पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन। आप डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की परिभाषा, यानी कि श्वसन की परिभाषा क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। उसको जानेंगे कि श्वसन की परिभाषा किसे कहते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का मिलना, यानी कि जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और इसके इन चक्र के फलस्वरूप उनको क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं, सारे जीव जो है श्वसन क्रिया करते हैं, क्योंकि ऊर्जा की सब जीवों की आवश्यकता होती है। जीव का प्रमुख कार्य ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के कोई भी जीव का ना तो इंटरनल ऑर्गन ना तो एक्सटर्नल ऑर्गन कोई काम नहीं कर सकता। सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज दैट जो सजीव नहीं है, जैसे निर्जीव, जैसे गाड़ी चलती है उसको ईंधन की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी चीज है बिना किसी गाड़ी को फ्यूल्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उनको श्वसन से ही प्राप्त होती है। चूंकि भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो भोजन है हमारा, इस भोजन का ऑक्सीकरण होगा। भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है और प्राप्त इस ऊर्जा का, जो ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है, इसका उपयोग सभी जीवधारी अपने दैहिक कार्यों को और दैनिक कार्यों में करते हैं। ऊर्जा हमें अत्यंत आवश्यक है। अब हर प्रकार के डेफिनेशन में हम इतने लिखेंगे कि ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा में यह लिखा जाएगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम इस रिस्पिरेशन को एक समीकरण के द्वारा स्पष्टता से जानेंगे कि जैसे भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज के एक अणु, इसको एक समीकरण से सीखते हैं, C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, इन दोनों के ऑक्सीकरण से C6H12O6 प्लस 6O2, तो आप इसमें लिखें तीर का निशान, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो भोजन के ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण जब होता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या क्या अंतिम उत्पाद इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा जल। यहाँ पे ये जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें अंतिम उत्पाद जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। हर एक जीव ऊर्जा के लिए उसको आवश्यक है कि वो श्वसन करेगा ही करेगा, बिना श्वसन के उसको ऊर्जा किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकती है। अब हमें जानने का ये प्रयास करते हैं कि जो ये श्वसन क्रियाएं होती हैं, ये श्वसन का जो प्रोसेस है ये कैसे संपन्न होता है और एनिमल में खास करके ये कैसे होता है। तो जिन प्रकार के, इस प्रकार को हम इसमें जो था ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और 686 किलोकैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें जो था कि श्वसन की क्रिया जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, नेसेसरी ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कंपलसरी है तो हम इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन। अब हम एरोबिक रिस्पिरेशन के विषय में चर्चा करेंगे। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता निश्चित ही होती है, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में ऑक्सी श्वसन कहते हैं। हम लोग अब इसको पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, इस प्रकार की श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। जहां पे श्वसन क्रिया बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं होता है उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है, 6H2O। ग्लूकोज से वही रिएक्शन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और परिणाम स्वरूप इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे मानव में और अन्य सभी जीवों में जिसको बिना ऑक्सीजन के श्वसन क्रिया संभव ना हो सके। अन्य प्रकार की रिस्पिरेशन में जिसमें इसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन, इसको अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती या बहुत माइन्यूट नाम मात्र की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही निम्न हो उसको अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जैसे फूलों में, फूल में, फलों में, बीज में हम लोग बीजों का भंडारण करते हैं, रख देते हैं, एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। एक समय पे आकर के उसको जब बोया जाता है तो उसमें अंकुरण हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि बीजों में भी तो जीव होता है, वो भी श्वसन क्रिया करता है, लेकिन किस प्रकार का श्वसन करता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है। और इसका जो है अंतिम उत्पाद है, इसमें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही रहेगा और एथिल अल्कोहल C2H5OH। एक का अंतिम उत्पाद यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें फूलों में, फलों में, बीजों में इस प्रकार का रिस्पिरेशन होता है। और इसका अंतिम उत्पाद है एथिल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इस प्रकार के श्वसन को जाने कि 2 प्रकार के श्वसन होते। अब हम लोग इस प्रकार की चर्चा करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो किन किन अंगों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो जीवों में यानी कि जंतुओं में श्वसन के प्रकार, जंतुओं में
श्वसन, जंतुओं में श्वसन। बेस्ड ऑन एनिमल, एनिमल में किस प्रकार के, कितने प्रकार के अंगों के द्वारा श्वसन होता है, यानी कि ऑर्गन बेस्ड। हम इसको बस समझेंगे कि ऑर्गन बेस्ड रिस्पिरेशन, ऑर्गन बेस्ड रिस्पिरेशन। ऑर्गन बेस्ड रिस्पिरेशन में कौन से जंतु एनिमल होते हैं, किस प्रकार का श्वसन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ऐसे जीव जो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। आपने देखा होगा कि मछलियां जो हैं अगर पानी से बाहर निकाल दी जाती हैं तो बेचारी छटपटाती रहती हैं और एक कुछ ही समय में वो मर भी जाती हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है कि वो ऑक्सीजन की श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। तो मछलियों में श्वसन किससे होता है, गिल्स से होता है, यानी कि गलफड़ों से होता है। गिल्स से श्वसन कौन कौन करती है, गिल्स के द्वारा मछलियों में होता है। और मछलियां जो होती हैं उनकी जो गिल्स होती हैं, सपोज करिए आप ऐसे ही उनके गलफड़ों में एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं। ये जल की घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं, यानी कि जितनी भी मछलियां हैं वो गिल्स से श्वसन क्रिया करती हैं। जल की घुली हुई ऑक्सीजन को लेना और अपने श्वसन क्रिया को पूर्ण करना। तो गिल्स के द्वारा श्वसन मछलियां करती हैं। मछलियों के द्वारा जितनी अगर उनके पास गिल्स यानी कि पानी में नहीं है तो कोई भी मछली जीवित नहीं रहेगी, वह एक कुछ समय के बाद मर जाएगी क्योंकि वह श्वसन क्रिया नहीं कर पा रही। दूसरा है त्वचा के द्वारा श्वसन, स्किन। अब त्वचा के द्वारा श्वसन कौन करता है भाई, त्वचा के द्वारा जो श्वसन करेगा अर्थवार्म, केचुआ, या वो एक प्रोसेस है कि मेढक भी जो है कुछ समय के लिए जमीन के नीचे धंस जाता है। वो तो तीनों प्रकार का श्वसन करता है। मेढक एक ऐसा जीव है जब वो बहुत छोटा होता है जिसको भेक शिशु या टैडपोल कहते हैं, टैडपोल से मछली ही जैसा होता है, तो गिल्स के द्वारा श्वसन करेगा। लेकिन मेढक का त्वचीय श्वसन भी होता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। केचुआ हुआ, मेढक हुआ, ऐसे जीव जो जमीन की नमी के द्वारा अपनी त्वचा को, त्वचा में जमीन की नमी से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसको हम त्वचीय श्वसन कहते हैं। जिसमें आप लिख सकते हैं कि त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं केचुआ यानी कि अर्थवार्म, केचुआ के बाद आप लिख सकते हैं मेढक, जो ऐसे जीव जो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है, बिना श्वसन के ऊर्जा संभव नहीं। तो ऐसे जीव जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रिस्पिरेशन के लिए केचुआ किससे श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और तीसरा हायर एनिमल्स, सबसे मतलब हायर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी, जिसमें एम्फीबिया से लेकर के हम मैमल तक जाते हैं, सारे लोग श्वसन करते हैं फेफड़े के द्वारा। फेफड़ा, लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया, जो कि सबसे अच्छी श्वसन प्रक्रिया। मेढक में भी लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, लेकिन देखिए जब पानी में रहता है तो अपना मुंह बाहर निकाले रहता है, फेफड़े से श्वसन करता है। मानव फेफड़े से श्वसन करता है, पक्षियां फेफड़ों से श्वसन करती हैं। फेफड़े जो होते हैं, ये लंग्स हैं, ये दो होते हैं, एक बायां और एक दायां। लगभग मानव में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो फेफड़ों के द्वारा ही संपादित होती है। ऑक्सीजन लेते समय फेफड़े फूलते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इन रिस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन लेते समय फेफड़े बाहर अंदर की तरफ फूलते हैं। जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला है जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना, इन इंस्पिरेशन, इसको हिंदी में इसका है निःश्वसन। ऑक्सीजन ग्रहण करना, जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। उस समय हमारे फेफड़े में वायु भरी जाती है ऑक्सीजन के द्वारा। जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वसन, ऑक्सीजन का फेफड़े में भर जाना। उस प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया क्या है, एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि निःश्वसन, निःश्वसन कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। एक तो प्रोसेस है निःश्वसन, ऑक्सीजन का अंदर फेफड़े में जाना, और दूसरा प्रोसेस है फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकल जाना। ये दोनों प्रक्रियाएं निःश्वसन में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया जाता है। तो जिसको हम लोग इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कह सकते हैं भोजन का दहन, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन का दहन होता है। भोजन के दहन के फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको सुना होगा कि ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में, ऊर्जा कहाँ और किस रूप में स्थित होती है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें सभी कोशिकाओं में का सुना होगा आप लोगों ने कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का विद्युत ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन प्रक्रिया मैंने अभी चर्चा किया कि इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, और एक्सपिरेशन यानी कि एक्सप्रेशन में जो होता है निःश्वसन, एक्सपिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़े हमारे क्या होते हैं, फेफड़े का आयतन बड़ा होता है, लेकिन जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। आज हम लोगों ने श्वसन प्रक्रिया पढ़ी। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, बिना श्वसन के कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा जो बनती है वह कोशिकाओं को दी जाती है। कोशिकाएं उसका अपना मेटाबॉलिज्म अपने उपयोग में लेते हैं। आवश्यकता से अधिक जो ऊर्जा बच जाती है उसको एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के पास संचित कर लिया जाता है, और संकटकालीन की स्थिति में वहां से ऊर्जा रिलीज की जाती है कोशिकाओं को लिए, यानी कि अंगों के लिए। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ऊर्जा घर कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने श्वसन प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया। अब श्वसन प्रक्रिया में हमें कौन से जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, श्वसन की परिभाषा, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ एनिमल यानी कि त्वचा के द्वारा कौन श्वसन करते हैं, गिल्स के द्वारा कौन श्वसन करते हैं, और फेफड़े के द्वारा कौन से श्वसन करते हैं, ये श्वसन प्रक्रिया हम लोगों ने आज समझी।